जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 जून के करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि हाल ही में भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बना है, तो याद रखिएगा 5वां नंबर का। कौन सा? 5वां नंबर का। अब समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। देखिए, अगर बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, तो अगर कोई दुश्मन देश भारत पे अटैक करता है तो भारत इसको इंटरसेप्ट कर लेगा मतलब दुश्मन के मिसाइल को क्या करेगा, एक तरीका से रोक लेगा। हवा में ही भारत के वायुमंडल में आने से पहले इसको क्या करेगा, हवा में ही मार गिराएगा। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, यदि कोई दुश्मन देश भारत पर मध्यम या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उसे भारतीय सीमा या एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से पहले ही ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर लेगा और इसको हवा में ही नष्ट कर देगा। अब मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश बना है भारत। तो इससे पहले 4 कौन कौन थे? तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, इजराइल हो गया, और 5वें नंबर पे कौन बना है? 5वें नंबर पे भारत बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग अगर चलें तो कुछ प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम का अगर बात कर लें, मिशन सुदर्शन चक्र भारत के हवाई क्षेत्र को अवैध बनाने के लिए लाल किले की प्राचीर से इसको घोषणा हुआ था। इस प्रोजेक्ट का, किसका? मिशन सुदर्शन चक्र का। तो अगर कभी पूछा जाए कि लाल किले के प्राचीर से घोषित कौन सा प्रोजेक्ट है, तो याद रखिएगा मिशन सुदर्शन चक्र। वहीं अगर समर का बात करें तो यह आकाश मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। कौन? समर। S-400 बहुत न्यूज में रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर हम S-400 का बात करें तो यह लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसने भारत ने किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। वहीं सूर्यास्त्र का बात करें तो भारत और इजराइल मिलकर इस आगामी एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें, देखिए, पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट बॉल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसने सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया का नाम याद रखिएगा। पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? स्लोवाकिया को। अब अगर हम फैक्ट्स का बात करें, देखिए 1991 में क्या हुआ था? तो 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ था, और उसके बाद 1993 में स्लोवाकिया एक स्वतंत्र देश बना, और वहाँ का यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1993 के बाद कहाँ का यात्रा की हैं? स्लोवाकिया का यात्रा की हैं। वहीं अगर हम बात करें द्विपक्षीय समझौता के बारे में, तो काउंसुलर संवाद तंत्र या श्रम प्रवास को लेकर या रक्षा उद्योग को सहयोग को बढ़ाने के लिए MOU साइन हुआ है, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम वहीं पे बात करें ICCR केंद्र के बारे में, तो स्लोवाकिया के कोसिक नामक स्थान पर भारत इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का एक केंद्र स्थापित करने वाला है। यही कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर देख लें, देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वहीं स्लोवाकिया का राजधानी कहाँ है? ब्रातिस्लावा। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुदापेस्ट। और अगर हम बात करें कि सर्बिया का राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड। इतना सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया का वियना, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, हंगरी का बुदापेस्ट और सर्बिया का बेलग्रेड। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें, भारत ने अटल टिंकरिंग लैब ATL फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा फ्रांस में। तो अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ लॉन्च किया गया है? फ्रांस में लॉन्च किया गया है। और यह नीति आयोग और लाभ फाउंडेशन द सॉल्ट सिस्टम के दोनों ने मिल करके अटल ब्रिज के तहत इसको क्या किया है? स्कूल इनोवेशन लैब इन लोग लॉन्च कर रहा है। अगर अटल ब्रिज योजना का बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर युवाओं में रचनात्मक तकनीक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल ब्रिज की शुरुआत की है। वहीं अगर इस समझौते में बात करें तो यह समझौता किसके बीच हुआ है? नीति आयोग और फ्रांस की एक प्रसिद्ध कंपनी है
ला फाउंडेशन द सॉल्ट सिस्टम, ला फाउंडेशन द सॉल्ट सिस्टम के बीच हुआ है। इसके तहत फ्रांस के स्कूलों में स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। वहीं G7 बैठक के संदर्भ में देखें तो अभी हाल ही में फ्रांस के एवियन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और पीएम मोदी विशेष अतिथि के रूप में फ्रांस की यात्रा पर किए गए हैं। G7 का कंट्री आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ट्रिक है, याद रखिएगा, GF को जूस पिलाना। एक ट्रिक क्या है? GF को जूस पिलाना है, जूस पिलाना है। तो देखिए, जर्मनी, G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से चाइना और क्या हो गया, सॉरी, C से कनाडा और E से क्या हो गया, इंग्लैंड। इस बात को ध्यान रखिएगा, कनाडा, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो यह 7 देश आपको ध्यान रखना है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। यह 7 देश आपको नाम याद रखना है G7 का कंट्री। अगर वहीं हम बात करें, देखिए, हाल ही में विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए WT, क्या है, WT मारुत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी का नाम याद रखिएगा कि विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए WT मारुत पोर्टल को किसने? तो प्रहलाद जोशी का नाम आपको याद रखना है। ये 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता बनाने का है और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है। इतना इनका टारगेट है, लक्ष्य है, याद रखिएगा। विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए WT मारुत को प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। लॉन्च करने का कारण क्या है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने पवन ऊर्जा के उपकरण के निर्माण और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। हम 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाते हैं और वर्ष 2026 के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन गोवा में किया गया, जहां WT मारुत पोर्टल की शुरुआत की गई। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें कि हाल ही में प्रिक्स वर्साय दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल होने वाला भारतीय एयरपोर्ट कौन है? तो याद रखिएगा, नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। और वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट का बात करें, उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, यह जो कि असम में है। यह दोनों याद रखिएगा कि प्रिक्स वर्साय में दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में 2 भारतीय एयरपोर्ट हैं, एक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में है और एक गुवाहाटी एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जो कि असम में है। अगर हम बात करें आगे, देखिए, प्रिक्स वर्साय का अगर बात करें, पुरस्कार पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय द्वारा दिया गया है। यह दुनिया के उन एयरपोर्ट को सूचीबद्ध करता है जो वास्तुकला में सबसे खूबसूरत, आधुनिक होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों एयरपोर्ट्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। यह जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, यह अडानी एयरपोर्ट के लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में किस शीर्ष स्थान मिला है? तो JNU जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय के श्रेणी में इन्हें अगर स्थान मिला है तो JNU को मिला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। आप ध्यान रखिएगा कि यह रैंकिंग शिक्षण शोध गुणवत्ता IIRF रैंकिंग 2026 का बात करें तो शिक्षण शोध गुणवत्ता शैक्षणिक माहौल के पैमाने पर देश भर के संस्थानों का मूल्यांकन करती है और सरकारी विश्वविद्यालयों के श्रेणी में दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU पहले स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैनेजमेंट का बात करें तो IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट के अगर देखा जाए रैंकिंग में। अगर वहीं सरकारी विश्वविद्यालय का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बात करें तो JNU नंबर 1 पे रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करें तो IIT बम्बे इसको स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो JNU को मिला। और अगर मैनेजमेंट वाला कॉलेज का बात करें तो IIM अहमदाबाद, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग IIT बम्बे को। चलिए अगर हम बात करें
हाल ही में टाइम्स 100 स्पोर्ट्स 2026 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना का नाम आपको याद रखना है। अगर हम वहीं ग्लोबल लिस्ट में अगर बात करें, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गजों के साथ साथ स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलती हैं, टेस्ट हो गया, ओडीआई, T20 में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज हैं। वनडे में दोहरा शतक, डबल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है और हाल ही में समाप्त हुए WPA 2026 में उनकी कप्तानी में RCB विजेता बनी, जिसमें मंधाना को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए मिला था। तो स्मृति मंधाना को ऑरेंज कैप भी मिला है WPL 2026 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स में चल रहे महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की उप कप्तान भी हैं कौन? स्मृति मंधाना, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसे नया NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? मतलब रक्षा मंत्रालय ने किसे NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और झारखंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड को। यहाँ आप देख लीजिए, यह है क्या? झारखंड हो गया और यहाँ देखिए यह क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें तो देखिए इस पे बात करते हैं। संख्या में वृद्धि हुआ। रक्षा मंत्रालय की इस मंजूरी के बाद देश में NCC की प्रादेशिक राज्य निदेशालयों की कुल संख्या 17 से बढ़ाकर के 19 हो गया है। अब NCC के बारे में जानिए थोड़ा। NCC नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवाओं का संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में हृदयनाथ कुंजरू समिति के सिफारिश पर की गई थी और NCC का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से स्टैटिक जीके के तौर पे याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दिया है और देश में अब NCC की प्रादेशिक राज्य निदेशालयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 17 से बढ़ के 19। और NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवाओं का संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में हृदयनाथ कुंजरू समिति के सिफारिश पर की गई और NCC का आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 17 से बढ़ के 19 हो गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की 52 बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा यह बिहार है। तो बिहार के 52 बुट्टी साड़ी और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर हम 52 बुट्टी साड़ी का बात करें, यह बिहार के नालंदा क्षेत्र की प्रसिद्ध साड़ी है। इसके ताने बाने में पारंपरिक रूप से 52 बुटियां बेहद खूबसूरती से उकेरी जाती हैं। और वहीं अगर पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट का बात करें, यह गया जिले का मुख्य हस्तशिल्प है। इसमें कारीगर काले ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर मूर्तियां और बर्तन बनाते हैं। वहीं पीडिया पेंटिंग का बात करें तो यह भोजपुर जिले के पारंपरिक लोक कला है, जिसे महिलाएं विशेष त्योहारों पर दीवारों पर उकेरती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम GI टैग के बारे में कुछ जानें तो हम GI टैग, इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। GI का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यह अधिनियम 1999 में आया था और इसमें 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किसी को भी अगर GI टैग मिला है तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर किसी को 10 वर्ष अगर किसी पदार्थ को या किसी भी चीज़ को अगर दिया जाता है GI टैग, तो उसको 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और याद रखिएगा कि पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था और वैश्विक स्तर पर WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट द्वारा संचालित होता है। और वैश्विक स्तर पर यह किसके द्वारा संचालित होता है? WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट द्वारा यह संचालित होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र की शुरुआत की है। कहाँ? तो यह बिहार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। अगर हम एक्वा पार्क का अगर बात करें, एक्वा पार्क का, तो भोजपुर जिला आधुनिक तकनीकों से मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। NFDB की क्षेत्रीय केंद्र खोला गया पटना। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है, जिससे राज्य के मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने यह सौगातें दी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए हम लोग अभी जो इसको जो पढ़े वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम एटीएल स्कूल इनोवेशन लैब का बात करें तो यह फ्रांस में खुलेगा नीति आयोग और दसॉल्ट कंपनी के मदद से। वहीं मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस, भारत 5वां देश बन गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया के द्वारा पीएम मोदी को दिया गया है। IIRF 2026 सरकारी विश्वविद्यालय में जेएनयू को प्रथम स्थान दिया गया है। WT मारुत पोर्टल प्रहलाद जोशी पवन ऊर्जा के लिए मतलब यह लॉन्च किया गया है। 3 नए GI टैग, बावन बुट्टी, पत्थर कट्टी पीडिया, यह बिहार को दिया गया है। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 में एकमात्र स्मृति मंधाना जो शामिल हैं। नए NCC स्टेट डायरेक्टरेट आंध्र प्रदेश और झारखंड को बनाया गया है, यहाँ 2 खुलेगा। प्रिक्स वर्साय सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट नवी मुंबई और गुवाहाटी बारदोलाई एयरपोर्ट को दिया गया। वहीं एक्वा पार्क और NFDB केंद्र जो कि बिहार, भोजपुर और पटना में यह सारा चीज़ इसका केंद्र खुलेगा। चलिए अब एक चीज़ को समझिए, अगर आप BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप BPSC TRE 4 या BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारे में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जो भी हम लोग ये थ्योरी पढ़े हैं, हम इसको अब क्या करते हैं, अब हम इसको क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि किस तरीक़ा से सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए देखिए, सवाल है कि हाल ही में भारत ने अटल टिकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ लॉन्च किया है, तो कहाँ, अब एक भी गलत नहीं होगा, फ्रांस में। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बन चुका है, तो यह कौन सा देश बन चुका है, 5वां देश बन चुका है। एक भी गलत नहीं होगा अगर थ्योरी ध्यान से देखे होंगे तो। हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया गया है, किसने सम्मानित किया है, तो किसने सम्मानित किया है पीएम मोदी को, स्लोवाकिया ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम वहीं पे बात करें कि हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो यह मिला है JNU को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। वहीं अगर हम बात करें हाल ही में विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए WT मारुत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, आपको प्रहलाद जोशी का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाल ही में किस राज्य की 52 बुट्टी साड़ी, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को GI टैग मिला है, तो वह अपना प्यारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें कि हाल ही में टाइम 100 स्पोर्ट 2026 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आपको नाम याद रखना है स्मृति मंधाना का। आप आगे अगर हम लोग चलें, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसे नया NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है, तो वह 2 स्टेट कौन कौन है, एक आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और दूसरा कौन था, झारखंड था। दूसरा कौन था, झारखंड था, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें, हाल ही में प्रिक्स वर्साय दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल होने वाले भारतीय एयरपोर्ट कौन कौन है, तो नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और B दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र की शुरुआत कहाँ किए हैं, तो कहाँ किए हैं, बिहार में करेंगे। कहाँ, बिहार में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे किए हैं, बिहार में किए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं इसको। तो कैसा लगा यह जो कंटेंट दिया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अड्डा 24/7 SST टीचिंग अड्डा 24/7 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। और इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमको पढ़ाने में और क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।